अभी तक का टॉपिक था हमारा रेजिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे थे और रेजिस्टेंस की ही डेफिनेशन हमने करी। द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आया इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल कोलिजन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस, जिनको हम कर्नल्स बोलते हैं, उनकी वजह से। अब जो अगला आर्टिकल हमारा जो चल रहा था मेन, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर क्या हो सकती हैं? फिजिकल कंडीशंस। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। If physical conditions of the conductor remain unchanged, the current flowing in it, कंडक्टर ले लिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेटमेंट ये लिखा जाता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिखते हैं ऐसे हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है वो R होता है, एंड R फॉर रेजिस्टेंस। R को हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, हमारे पास एक फार्मूला मिल गया रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, वो रेजिस्टेंस आ गया। जैसे R इज इक्वल टू V अपॉन I में यूनिट क्या बनेगी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यूनिट, वोल्ट्स पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिख देंगे? वोल्ट पर एम्पियर को हमने ओम बोल दिया। इसको हम इससे दिखाते हैं, ये दिस इज ओमेगा। ओमेगा 2 होते हैं हमारे यहाँ फिजिक्स में, छोटा स्मॉल ओमेगा से भी दिखाते हैं, बिग से भी, पर रेजिस्टेंस के लिए हम ओमेगा लेते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम। फिर आती है बात मिली ओम, 10 टू द पावर -3 ओम, माइक्रो ओम 10 टू द पावर -6 ओम, नैनो ओम 10 टू द पावर -9 ओम, पिको ओम 10 टू दी पावर -12 ओम। ये यूनिट्स हैं अलग अलग हमारे पास में रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हम वोल्ट पर एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम में भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रेजिस्टेंस जो है इसके लिए कोई और भी फार्मूला है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं? तो हाँ, रेजिस्टेंस के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो पहला आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ वायर। बच्चों को समझ नहीं आता कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये कंडक्टर है मान लीजिए, ये वाला पार्ट, इसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो ही इज सेइंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मटेरियल क्या है? इस मटेरियल के लिए जो वर्ड आ जाता है वो आ जाता है रेजिस्टिविटी। अलग अलग वायर्स के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
तो रेजिस्टिविटी वाला पार्ट में दो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, मटेरियल और टेम्परेचर। लेकिन फिजिकल कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर हमारे पास फिजिकल कंडीशन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर फिजिकल कंडीशन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिजिकल कंडीशन है। अब हम इसको ऐसा ले सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, और अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी तो रो L अपॉन ए। यहां पर रो क्या है? इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या वर्ड आता है? रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यहाँ पर दूसरा वर्ड आया रेजिस्टिविटी। तो फार्मूला मिला मुझे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, और या फिर रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। फिर आ जाते हैं यूनिट पर। बिना यूनिट के फिजिक्स नहीं चलती। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जिसको आते हैं, जिनको यूनिट्स आती हैं पता, मैं हमेशा बोलता हूं कि यूनिट्स पता है, न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर जाते हैं, तो डैट मीन्स यू आर थॉरो विद द चैप्टर। आपने उस चैप्टर को थॉरोली कर लिया। और अगर ये वैल्यूज नहीं आती, ये चीज़ें नहीं पता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है। ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ओम मीटर यूनिट आ गई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की। ओम मीटर हो सकती है, ओम सेंटीमीटर भी हो सकती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दो चीजें हैं बेटा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर दूसरा टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड कर रही है, मटेरियल पर डिपेंड कर रही है और किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और रेजिस्टेंस कितनी बातों पर कर रहा है? चार चीजों पर रेजिस्टेंस कर रहा है। रेजिस्टिविटी मटेरियल के साथ डिपेंड करती है। अगर आप एक वायर को, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, एक वायर को आप स्ट्रेच कर दें, एलोंगेट कर दें, उसकी लेंथ बढ़ा दें, और उस वायर को 2 फोल्ड 3 फोल्ड कर दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज नहीं होती एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी हैज फिक्स्ड वैल्यूज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फिर आती है बात कि इसी पर एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। कैसे न्यूमेरिकल उठाएंगे? क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 4 ohm. It is stretched to increase the length to 3 times. What will be the new resistance? वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा? कैसे करें? तो कहते हैं वायर की रेजिस्टेंस थी कितनी? 4 ओम। 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। नाउ अब क्या करें हम लोग? अब लेंथ हो गई हमारे पास में 3 टाइम्स, बट ऑब्वियस है लेंथ अगर बढ़ गई तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया आ जाएगा A/3। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा फिर? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 9 × 4, 36 ओम। जो नया रेजिस्टेंस बन गया वो कितना बन गया? 36 ओम बन गया।
वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2 फोल्ड 3 फोल्ड वाला, वो भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 4 ohm. It is melted and new wire has double the cross section. नई वायर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? इस क्वेश्चन में एजम्पशन हम यही लेके चल रहे हैं कि फिलहाल अभी मटेरियल जो सब्सटेंस है उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। तो पहला केस रेजिस्टेंस कितना था? नाउ लेंथ कितनी रह गई? लेंथ से पहले एरिया, एरिया कितना रह गया? तो कहता है एरिया रह गया, एरिया हो गया डबल, और लेंथ कितनी रह जाएगी फिर? L/2। नया रेजिस्टेंस क्या होगा? नया रेजिस्टेंस होगा रो इंटू रो L/A कितना है? 4। तो नया रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। इसकी वैल्यू आ गई 1 ओम। ये नए रेजिस्टेंस की बात हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और चीज समझें। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। अब हम लेकर के चलते हैं कि चेंज इन रेजिस्टिविटी या फिर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा भी आ जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। रो L/A की जगह आप πr² लगा लें, और r क्या है? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ वायर, वायर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस। अच्छा, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मटेरियल। अब अलग अलग मटेरियल्स का केस ले लेते हैं। मेटल्स, तो मेटल्स के केस में क्या होता है? देखो, मेटल के केस में आप यूं समझिए कि ये पॉजिटिव आयंस थे, कर्नल्स थे, और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे और आगे भी चढ़ रहे थे। ये तब की पोजीशन है जब आपने एक सेल से बैटरी से इसे कनेक्ट कर रखा है। अब आपने क्या किया? इसका मटेरियल, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? तो कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स का सीधा जाना था वो रैंडम मोशन हो गई। तो कहता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रैंडमनेस इंक्रीजेस। रैंडमनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस होना मुश्किल हो जाएगा। रैंडमनेस बढ़ने से इंक्रीज इन रैंडमनेस इंक्रीजेस रेजिस्टेंस। रैंडमनेस का बढ़ना क्या बढ़ा देता है? रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बढ़ता है। आपका तो क्लास 10th का है, क्लास 11th 12th में फार्मूला भी आता है, RT = R0 × 1 + α T।
आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 10th के सिलेबस में नहीं है। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेकंड हेडिंग लेते हैं। मेटल्स के बाद आता है एलॉयज। तो एलॉयज का केस देखते हैं। तो कहता है एलॉयज डू नॉट शो मच सिग्निफिकेंट चेंज इन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं आता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो इनका जो ग्राफ बनता है, VI ग्राफ जो बनता है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसा आता है। ये किसका केस हो गया? एलॉयज का केस हो गया। एलॉयज के बाद अगला केस आ जाता है मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली या तो आयोनिक कंपाउंड होते हैं या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयंस होते हैं वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आयंस में वाइब्रेशन आता है, जिसकी वजह से आयंस क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयन मॉल्टन स्टेट में आयंस बनते हैं या फिर एक्वस स्टेट में बनते हैं। चलो आपने एक्वस भी डाल दिया, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आयंस का सेपरेशन बढ़ेगा। और अगर आयंस का सेपरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि अगर आयन सेपरेट होंगे तो वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब रेजिस्टिविटी घटेगी। दो चीजें हैं, एक रेजिस्टिविटी है और एक होती है कंडक्टिविटी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आयंस का सेपरेशन बढ़ेगा और क्या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity decreases for किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रेजिस्टिविटी घटती है। अब अगला हेडिंग आ जाता है मेरे पास में सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? Semiconductors are those substances which do not allow the electric current to pass through them. Do not allow the, फिर बोल रहा हूँ, do not allow the electric current to pass through them at absolute zero. 0 केल्विन पर उनके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। एक बात, when they are heated up or when mechanical stress is applied on them, they become conductors. कंडक्टर बनने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप उनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस लगा रहे हैं, आप उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस तो उनका कम हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट दे डू, दे गिव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर उनका इनफाइनाइट। तो इसका मतलब सेमी कंडक्टर्स के लिए मोटा मोटा हिसाब ये हो गया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आप अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी। क्या क्या कर लिया हमने? 4 चीजें, मेटल्स, अलॉयज, इलेक्ट्रोलाइट्स और हमने किया सेमीकंडक्टर्स। इससे आगे चलते हैं। हमको एक चीज समझनी है और जिसको हम बोलते हैं VI ग्राफ। VI ग्राफ करने के बाद हम करेंगे ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ग्राफ 2 तरह के होते हैं। ग्राफिकली ओम्स लॉ को हम VI ग्राफ भी ले सकते हैं
और IV ग्राफ भी ले सकते हैं। पुरानी बुक्स अगर आप उठाएंगे उनमें VI ग्राफ ही होते थे, IV ग्राफ नहीं मिलेंगे। अब नई बुक्स में IV ग्राफ भी आते हैं, हम दोनों समझा लेते हैं। अगर हम ओम्स लॉ की माने तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये ग्राफ ऐसे आ जाता है। और दूसरी बात, स्लोप ऑफ VI ग्राफ स्लोप का मतलब क्या हो गया? स्लोप का मतलब हमने ये वाला पार्ट ले लिया इसका, tan थीटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिस किसी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अभी VI ग्राफ को ही लेके चलते हैं हम लोग। VI ग्राफ में मान लो दो वायर्स हैं A और B, और देखना जरा क्वेश्चन क्या पूछेगा। ही विल नॉट आस्क किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ही विल आस्क किसका टेम्परेचर ज्यादा। दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, विच वायर हैज मोर टेम्परेचर। पहले तो आप ये क्लियर करो कि विच वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। तो कहता है स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B, टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B। A का टेम्परेचर B के टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहीं इसी को हटा लेते हैं, इसी चीज को हम ऐसे ले लेते हैं अब अलग से। अब IV ग्राफ ले लेते हैं। IV ग्राफ में क्या होगा? यहां स्लोप क्या दिखाएगा? डेल्टा I है, ये डेल्टा V है, यहां आएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और क्या बनेगा? एम्पियर अपॉन वोल्ट, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इसको हमने क्या कह दिया? कंडक्टेंस कह दिया। यहां जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां उल्टा केस है। पिछले वाले में क्या था? जिसका स्लोप ज्यादा था VI ग्राफ में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। यहां उल्टा हो गया। यहां क्या केस बनेगा? जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। एक और वर्ड आ जाता है कंडक्टिविटी। क्लास 10 लेवल में ये है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देते हैं। नाम आ गया था इसलिए बता देते हैं। कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या बनेगी? 1 अपॉन ओम मीटर। इसको हम पुरानी बुक्स इसको मोहो बोलते हैं, अब मोहो नहीं लिखेंगे। अब काउंसिल ने, बोर्ड ने कह दिया कि मोहो लिखना गलत है, हम इसको क्या लिखते हैं फिर? सीमेंस पर मीटर। क्या बन जाता है? सीमेंस पर मीटर। ये कंडक्टिविटी का केस हो गया हमारे पास में। ऐसे ही कंडक्टेंस के लिए क्या आ जाता है? 1 अपॉन ओम। मोहो तो हम लिख रहे हैं, नहीं लिखना है, सीमेंस। ये हमारे पास किसका केस आ गया? कंडक्टिविटी का केस आ गया। इससे पहले कौन सा था? रेजिस्टिविटी का केस था। रेजिस्टेंस किया हमने, कंडक्टेंस किया, ओम्स लॉ किया, टेम्परेचर डिपेंडेंस किया, ये सब चीज़ें हमारे पास थी। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेल्स का फंक्शनिंग, वो पार्ट B है इस चैप्टर का, वो उसमें करेंगे।